जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग ये जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों, ये केवल आपके प्रैक्टिस सेट ही नहीं, ये मान चलना दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूं, ताकि एक आइडिया आपको ये भी लगता चले कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं तो हमारे पेपर में क्या क्या चीजें वहां पूछी जा रही है। तो यही सेम पैटर्न आप जब भी अपना आर्मी नर्सिंग का एग्जाम देने जाओ, यही सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे आपको देखने मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दोस्तों आपका जो पुणे जेडारो था, वहां पे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछ रहा है कि ये बताइए अच्छा कि भारत में पहले एशियाई खेल कहां पे आयोजित किए गए थे, और जिसके ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे जब ये क्वेश्चन आपका पुणे जेडारो में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन आपसे कराते, आप ये देखना कि किस किस के आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे हो। सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे आंसर बताते हुए चलना है, और दोस्तों बाद में काउंट ये करके चलना कि अगर आपके 35 तक क्वेश्चन सही चल रहे, फिलहाल तैयारी आपको सही चल रही है और आपका एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा। बस इसे तैयारी को अपने कंटिन्यू आप वहां पे बनाए रखिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना कि भारत में पहले एशियाई खेल कहां पे आयोजित किए गए। यहां पूछ के आ रहा है कि पहले एशियाई खेल तो कहां पे आयोजित किए जाएंगे, ये आप बताओ कहां पे, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आप टिक कर लेना, आपका राइट आंसर। दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा गया कि अच्छा ये बताओ पहले एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे, अगर आपसे इसका वर्ष पूछा जाता तो आप वर्ष क्या बताओगे दोस्तों? वर्ष आप बताओ क्या 1951 में आपके आयोजित वहां पे किए गए थे। और दोस्तों अगर पूछा जाए मेजबान देश कौन सा, तो बताना है भारत मेजबान देश है। वैसे यहाँ पे आपका भारत शब्द लग गया है, लेकिन अगर भारत वर्ड ना भी लगता, अगर यही सीधा हमसे पूछा था कि पहले एशियाई खेल का मेजबान देश कौन सा था, तब भी आपको भारत वहां बता देना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों इसका जब आपका उद्घाटन हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था पहला एशियाई खेल में, तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर भारत में हो रहा है तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे यानी जवाहरलाल नेहरू, किसका नाम बताओगे यहां पे, बताना जवाहरलाल नेहरू का नाम आप बता देना। इन्होंने क्या किया था, उद्घाटन इसका वहां पे किया। ये दोनों पॉइंट भी यहां पे नोट करना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगर ये क्वेश्चन में आया है तो ये दोनों पॉइंट भी हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक सवाल ये हमसे पूछा गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 का निर्माण किस प्रकार के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। यहाँ पे जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, जो कि आपका जबलपुर जेडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आप ज्यादा बच्चे यहाँ पे राइट आंसर आप बता। दोस्तों जो अपनी ये डेली क्लास सब होगी, यानी ये मान चलना डेली 7 बजे डेली अपना प्रैक्टिस सेट होगा अपने एग्जाम तक। तो डेली 7 बजे जुड़ना ना भूलें, जहां पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपने एग्जाम में वहां पूछे जा चुके हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी वहां पे कंटिन्यू बनाए रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे? वैसे काफी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट दे रहे हैं। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन बच्चों का ऑप्शन सी यहाँ पे आ रहा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टिग, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लेना, यह अधिनियम आपका मॉन्टिग चेम्सफोर्ड सुधारों पे आधारित आपका वहां पे हो जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लेना कि डायरेक्ट, एक पॉइंट यहाँ पे क्या नोट करोगे, डायरेक्टी। डायरेक्टी दोस्तों जो आपकी प्रणाली थी, डायरेक्टी प्रणाली की शुरुआत इसी से दोस्तों आपकी यहां पे आपकी हुई थी। और प्रांतीय स्वशासन की बात दोस्तों इसमें आपकी वहां पे की गई थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आपका यहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो आधार तैयार किया गया था, इसी के आधार पर भारतीय संविधान का आपका आधार भी वहां पे तैयार हुआ था। अब अगले सवाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो संघ लोक सेवा आयोग से कौन कौन से अनुच्छेद आपके संबंधित है, जब ये आपका जयपुर जेडारो में क्वेश्चन ये सीधा सीधा हमारा वहां पूछा गया था। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। वैसे बच्चे यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन बी यहाँ पे दे रहे हैं। चलो देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
आप यहां पे सीधा सीधा बताओगे अनुच्छेद नंबर 315 से 323, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहां पे जो आपका लोक सेवा आयोग है, क्या है? लोक सेवा आयोग, यानी कि यहां पे नोट करना कि जो आपका यूपीएससी की स्थापना संविधान द्वारा की गई। किसकी? यूपीएससी की आपकी स्थापना संविधान द्वारा यहां पे की गई थी। और दोस्तों यहां पे क्या याद करो, जो आपका अनुच्छेद नंबर 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद में? 315 में यूपीएससी का उल्लेख आपका वहां पे किया गया है। और दोस्तों यहां पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपका यूपीएससी होता है, ये केंद्र और राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। जो आपका यूपीएससी होता है, लोक सेवा आयोग होता है, ये क्या करता है? आपका केंद्र और राज्य के लिए आपकी जो परीक्षा है वहां पे आयोजित आपका ये करता है। और यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना, जो आपका यूपीएससी होता है, एक आपका क्या होता है? एक स्वतंत्र, क्या बताओगे? ये आपका एक स्वतंत्र निकाय भी होता है। एक स्वतंत्र निकाय आपका होता है, यानी इसकी सिफारिश बाध्यकारी वहां पे आपकी नहीं होती है। तो इसमें बस एक ये याद कर लेना, इसका अनुच्छेद नंबर 315 हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट वहां पे हो चुका है। अब एक सवाल में हमसे पूछा गया, वह एक अमेरिकी नागरिक थी जो रूस, भारत और संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी, वह कौन थी? अब ये 4 ऑप्शन वहां पे हमारे दिए गए थे जब आपका लखनऊ जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ, इस क्वेश्चन काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताना, आप ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका स्प्रेटेन आपका ये खरगोशिश होती है, ये क्या हो जाती है दोस्तों? ये आपके अमेरिका के एक प्रसिद्ध महिला आपकी वहां पे होती थी और ये संयुक्त राष्ट्र से आपकी जुड़ी हुई थी और उन्हें आपके शांति और सहयोग पर काम बहुत ज्यादा किया था। किस पे किया था? शांति और पे सहयोग पे काम बहुत ज्यादा इन्होंने वहां पे किया था। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर यहां बता देना है। अब एक सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा खेल आपका 11वें एशियाई खेल जो आपका बीजिंग 1990 में एक विषय के रूप में शामिल किया गया था? बताओ, वॉलीबॉल होगा, ताश होगा, कबड्डी होगा, कुश्ती होगा? तो इसका आंसर आप क्या बताओगे जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पर रिपीट होता है? तो सीधा सीधा क्या बता देना आपको, ये बताओगे कबड्डी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे कबड्डी आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ भारत का जो आपका कबड्डी खेल होता है, यहां पे एक ये नोट कर लेना कि भारत का ये आपका पारंपरिक खेल है। जो कबड्डी होता है भारत का क्या हो जाएगा? एक पारंपरिक खेल आपका यहां पे हो जाता है। और एक पॉइंट यहां पे ये नोट करना है कि 1990 ईस्वी में इसे एशियाई खेलों में दोस्तों ये आपका वहां पे जोड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों यहां पे ये नोट करना, भारत ने स्वर्ण पदक इसमें कई बार आपका जीत चुका और अब यह आपका अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया है। पहले इसे क्या था, केवल ये आपका एशियाई खेल में ही आपका जोड़ा गया था और फिलहाल आपका जो ये खेल हो जाता है कबड्डी, ये आपका अंतरराष्ट्रीय खेल भी आपका वहां पे हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको नोट्स दे रखे ना, बस ये नोट्स आप कंप्लीट ध्यान से याद करते चलना, जो मैंने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा रखे हैं। दोस्तों आपके नोट्स के साथ साथ आपको 50 प्रीवियस ईयर जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम है वो पेपर भी आपको वहां मिल जाएंगे। यानी ये मान चलना, ये कंप्लीट नोट्स आर सब्जेक्ट के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके और इनके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर ले तो आप प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमें ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी करना है क्योंकि अपना एग्जाम सारे ऑनलाइन हो गए, तो दोस्तों एप्लीकेशन में सारे आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी वहां पे नोट्स के साथ फ्री में आपको ये वहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों सीधा सीधा आपको प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च कर लेना। जैसे आप एनए वाला सर्च करोगे एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, वहां पे नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट भी मैंने ऐड करा दिए, अभी से देना आप चालू करिए और अपना एग्जाम इसी साल अपना वहां पे क्लियर करिएगा। एक सवाल दोस्तों ये हमसे पूछा जा रहा है, जो ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था कि 2023 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध किस राज्य में आपके हुए हैं?
चार ऑप्शन क्या हमारे दिए गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। और ये आपका पुणे जडारो में क्वेश्चन वहां सीधा सीधा पूछा गया था। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या बताएंगे जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बताएंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये एक पूछ लिया गया कि अच्छा हमें ये भी बता दो जो आपका एनसीआरबी है, एनसीआरबी दोस्तों आता है, ये किसके तहत काम करता है, ये किसके अंडर में काम करता है, तो क्या बताओगे दोस्तों, यहां पे आपको बताना ये आपका गृह मंत्रालय, जो आपका गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये वहां पे काम आपका करता है। ये चीज यहां पे याद कर लेना। और दोस्तों ये जो आपकी रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट आपकी हर साल वहां पे आपकी रिपोर्ट मान लो बनाई जाती है, आप सबको दिखाई जाती है। और 2023 में किसका नाम था आपका, उत्तर प्रदेश का वहां पे नाम आपका था। तो इसका राइट आंसर हम ऑप्शन ए वहां पे बता देंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन और ये आपसे पूछा जा रहा है, मैंने करंट का क्वेश्चन दिया था जो अभी आपका रिलेशन भर्ती का एग्जाम हुआ था, वहां पे ये चीज पूछी गई थी कि ये बताना अगस्त 2024 में सबसे प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था। ये चार ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन है किरण बेदी, दूसरा है जूही चावला, तीसरा अदिति कपूर और चौथा है उपा अय्यर। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे। यहां भी ज्यादा बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पे टिक कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे काउंट करते चलना, अगर आप यहाँ पे ये मान चलना 35-36 क्वेश्चन सही कर पा रहे, तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हम लोग सीधा सीधा क्या बताएंगे, किरण बेदी का नाम आपको बता देना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका मैग्सेसे पुरस्कार होता है ना, इसमें एक चीज ये भी यहाँ पे याद कर लेना, ये जो पुरस्कार होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों आपका कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछा गया कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तब आपको मैग्सेसे पुरस्कार का नाम वहां पे पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि जो आपकी किरण बेदी है, किरण बेदी, एक पॉइंट ये नोट करना कि ये पहली, यहां पे क्या नोट कर लोगे इनके बारे में, ये पहली आपकी आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस आपकी अधिकारी हैं, वो भी कौन सी, महिला। कभी आपसे अगर ये भी पूछा गया कि पहले महिला अधिकारी आईपीएस कौन है, किसका नाम बताएंगे हम लोग, किरण बेदी का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें। और इन्हें दोस्तों समाज सेवा के लिए ये सम्मान वहां पे दिया गया था कि समाज सेवा जो ये वहां पे करती थी, इसीलिए इन्हें ये मैग्सेसे पुरस्कार वहां पे प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये पूछा गया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब आपकी ये शुरू की गई थी, किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी, ये जबलपुर जडारो में हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होता है तो क्या बताओगे दोस्तों, आप सीधा सीधा बता देना 2016, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों इसका मेन आपका मान लो जो आपका ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, रोजगार मान लो सृजन करना और रोजगार मान लो उत्पन्न करना, ताकि कई लोग वहां पे आके नौकरियां कर सके। इसका मेन यही उद्देश्य आपका वहां पे था। और दोस्तों यहाँ पे एक ये भी नोट करना कि ये आपका श्रम मंत्रालय द्वारा, ये जो आपकी योजना है अगर कभी पूछा जाए किसके द्वारा चलाई गई थी, तो किसके द्वारा चलाई गई थी, क्या बताओगे, ये आपका श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय द्वारा दोस्तों ये योजना आपकी वहां पे चलाई गई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की रंगीन लकड़ी से दीवारों पर चढ़ाव किया जा सकता है। अब ये चार ऑप्शन आपके दिए गए, अब बताओ इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला दिया गया कटुक के पौधे, दूसरा आपका सुन रूपक के पौधे, तीसरा गुलाल के पौधे, चौथा है हमारा नींबू के पौधे, जो कि जयपुर जडारू में आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बताओगे यहाँ पे, कटुक के पौधे।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों इसके जो पौधे होते हैं ना, ये आपका प्राकृतिक रंग के लिए वहां पे यूज किया जाता है। किसके लिए? प्राकृतिक रंग के लिए यूज किए जाते हैं, और पारंपरिक चित्रकला में इसका बहुत ज्यादा आपका प्रयोग वहां पे आपका होता है। तो ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर वहां पे बता देना है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य चुनौती क्या थी? मुख्य चुनौती वहां पे क्या थी जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपको ये लखनऊ जडावरों में हमारा क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसकी मुख्य चुनौती दोस्तों क्या बता दोगे आप? यहां पे बताइएगा राइट आंसर, कृषि उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है, अगर इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 1961 से लेकर 1966 आपको यहां पे बता देना है। और दोस्तों इसका मेन उद्देश्य यही था कि हम लोग खाद्यान्न में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर वहां पे हम हो जाएंगे। और दोस्तों अगर कभी पूछा जाए, एक यहां पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि जो भारत में हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की जो दोस्तों जो आपकी शुरुआत हुई थी, इसी के दौरान दोस्तों यहाँ पे आपकी हरित क्रांति की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। और दोस्तों ये जो आपकी योजना विफल हो गई थी, इसका मेन रीजन क्या था दोस्तों, जो आपका 1962 में युद्ध और सूखा पड़े, यानी 1962 जो आपके युद्ध हुए थे और उसके बाद जो सूखा पड़ गया था, इसी वजह से ये आपकी परियोजना वहां पे क्या हो गई थी, ये विफल आपकी वहां पे हो गई थी। तो ये कुछ पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट करें, क्योंकि हरित क्रांति से हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जा रहा मैथ का। दोस्तों मैथ पे ज्यादा आपको डरना नहीं, मैथ बिल्कुल आपकी नॉर्मल वहां पे आएगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैथ के 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां बना लोगे। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो आपका 8% लाभ के साथ आपका 1566 में बेची जाती है। तो क्या पूछा जा रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, उसका क्रय मूल्य बता दो क्या होगा। तो कैसे बताओगे, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जो 8% के लाभ पे 1556 में बेची जाती है। दोस्तों क्रय मूल्य को आपको हमेशा क्या मान चलना, आपको 100% यहाँ पे आपको मान चल रहा है। अब यहाँ प्रॉफिट अगर आपका 8% हुआ तो ये बताओ हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया, आपका 108% हो गया। अब इसी दोस्तों 108% का मान क्या दिया गया, 1566, इसका मान क्या दे दिया गया, 1566 हमें आपका दिया गया है। अब पूछा जा रहा है उसका क्रय मूल्य बताओ कितना हो जाएगा, ये 100% का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये बताओ अगर 108% बराबर 1566 क्या है, 100% किसके बराबर हो जाएगा। तो सिंपल से क्या बताओगे, 100% 1566 गुणे आप 100 करोगे बटे यहाँ पे 108 यहाँ पे आप कर देना, बस इसकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसे तो हम लोग सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा निकल के आएगा 1450 रुपए निकल के आ जाएगा, यही क्रय मूल्य आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 1450 दोस्तों किसमें आपका दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया जा रहा है। तो हम सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी पे टिक वहां पे कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो एक सवाल मैथ का और क्या है, बिल्कुल इजी सवाल है। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। बोलना कि एक संख्या को पहले हम 15% क्या करते हैं, घटाया जाता है, फिर आपका ये 20% क्या बढ़ाया जाता है। अब इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से आपका 78% अधिक है, तो मूल संख्या भाई बता दीजिए हमारी क्या आपकी हो जाती है। देखो क्या दिया गया यहाँ पे, 15% घटाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। दोस्तों यहाँ सिंपल से एक फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई करोगे, यहाँ पे x माइनस वाई ब्रैकेट माइनस का एक्स वाई बटे 100 यहाँ पे अप्लाई आप कर दो। आपका आंसर यहाँ पे जितना परसेंटेज आपका निकल के आएगा वो आपका 78% के बराबर दिया जाएगा। तो संख्या क्या होती है हमारी, वो हमेशा आपके 100% वहां पे होती है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, पहले 20% बढ़ाया गया, जहां पे x है हमने रख दिया वहां 20 रख दिया, जहां y है वहां हमने रख दिया 15 माइनस का। यहाँ पे क्या कर दोगे, 20 गुणे 15 आप किया, 20 गुणे 15 और बटे क्या कर दिया आपने, यहाँ पे 100 आपने कर दिया। अब देखो अब यहाँ 20 से 15 माइनस किया, कितना हो गया, ये हो गया 5 हो गया माइनस का। यहाँ पे काटो 20 पंचा 100 हुआ, 5 त्रिक 15 हुआ, माइनस का 3 हुआ।
ये माइनस के, ये आपका 2% आपका यहाँ पे हो गया। भाई कितना बढ़ा आपका 2%, यानी यहाँ पे कितना अधिक हुआ 78%। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका ये 2% है ये बराबर 78 के दिया जा रहा है। तो भाई बताओ 100% कितना हो जाएगा, तो संख्या पूछी जा रही है 100%, 100 संख्या, ये हो जाएगी आपका 78 गुणे 100/2 दोस्तों हो जाएगी यहाँ पे। अब इसे गुणा करो कितना हो जाएगा, 2 से काटा ये हो गया आपका 50 हो गया, 1 0 हो जाएगा। अब इसे गुणा करो कितने जाए 545 कितना गुणा करिए 78 गुणे 50 करिए कितना आपको यहाँ पे हो जाता है 55 40 39। हाँ इसे गुणा करेंगे तो ये दोस्तों आपका कितना निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ पे कर लो 78 गुणे 50 करो, यहाँ पे गुणा निकल के आएगा दोस्तों, ये आपका 3900 यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या राइट आंसर हम लोग बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार दोस्तों इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में मैथ की क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, बना के देखिए क्या हम इनके आंसर बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछा जाएगा। एक सवाल में पूछ रहा है कि 3 लोगों का औसत भार, तो कितने लोगों, 3 लोगों का औसत भार दिया गया हमारा 46 केजी, और गोपाल और अमर का औसत भार दिया गया 40 केजी, और भरत और अमर का औसत भार दिया गया 45 केजी। तो हमसे किसका पूछा जा रहा है, भरत का हमसे पूछा जा रहा है, भार बताओ कितना है यहाँ पे। देखो एक चीज तो हम सभी को ये पता है कि औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब ये बताओ योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या गुणे औसत हमारी हो जाएगी। देखो पहले वाले में क्या है, 3 लोगों का औसत भार यहाँ पे दिया गया है, पहले में क्या दिया 3 लोगों का औसत भार है, और 3 लोग कौन कौन है, एक नाम है गोपाल का, एक नाम है अमर का, गोपाल हो गए अमर हो गए, और एक नाम क्या भरत का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ 3 लोग गोपाल हो गए, फिर एक हो जाएंगे अमर हो गए अमर, और एक हो गया भरत, ये 3 लोगों का औसत भार कितना, इनका योग बता दो पहले कितना हो जाएगा। 3 लोग हैं तो क्या करेंगे हम लोग औसत गुणे 3 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इनका योग हो जाएगा आपका 46 गुणे 3, ये दोस्तों गुणा करो कितना हो जाएगा 138 दोस्तों यहाँ पे आपका निकल के आ गया। फिर दोस्तों हमसे किसका पूछा जा रहा है, हमें बताना है भरत का। और दोस्तों ये भरत का बताने के लिए आपको ये दोनों नाम यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे, यानी गोपाल का अमर का। अब देखो आगे सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ पे गोपाल अमर का औसत भार 40 केजी है, किसका है, यानी गोपाल का और अमर का औसत भार 40 केजी है, इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40 गुणे 2 बराबर 80 केजी, इनका योग दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब पूछा किसका, भरत का हमसे जा रहा है, तो इन दोनों का जब इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये कट जाएंगे, तो इसमें जितना यानी 100 आपका जो यहाँ पे 38 लिखा जा रहा है, इसमें आप जैसे 80 माइनस करोगे तो वो भार किसका निकल के आ जाएगा, भरत का निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भरत का भार दोस्तों आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा, कितना भार कह दोगे, सिंपल सा आप कहोगे 138 में हम क्या करेंगे 80 आप माइनस कर दोगे, जो कि आपका 58 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधा दोस्तों आपको राइट आंसर क्या बता देना है, यानी कि 8 हो गया, यानी कि 8 2 3 2 5 58 यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर 42 37 46 52 एक आप 58 ही कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 ही हमारा हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी सारी हमारी सही है। 36 18 के 8 हासिल आए, 4 से 12 13 138 हो गया, और यहाँ 4 2 8 किया, 8 में 0 हुआ, यानी कि 8 4 12 5, हाँ 58 ही दोस्तों हमारा आएगा। हो सकता है ऑप्शन अगर मिसप्रिंट हो गया, तो जहां पे दोस्तों आपका 58 ऑप्शन दिखेगा उसी को आपको बिल्कुल राइट आंसर वहां पे टिक कर देना है, आपका 58 ही आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। एक सवाल और हमारा मैथ का है, क्योंकि मैथ के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी सवाल आपके पेपर वहां पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में आपका प्रति लीटर आपका 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि खर्च में कोई वृद्धि आपका ना हो। तो ये सवाल आप कई तरीके से वहां पे सॉल्व कर सकते हो। हम ये मान चलते हैं कि पहले हमारा रेट क्या था, आपका 100 था, ठीक है, कितना रेट था 100 था। फिर बोला गया पेट्रोल के मूल्य में अगर आप 85% की वृद्धि कर दिया, अब यहां पे आपने वृद्धि किया 85%, ये कर दिया हमने 185 आपने कर दिया। अब देखो बोला गया है, तो ये बताओ इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए खर्च में कोई वृद्धि ना हो।
तो ये हम बता सकते हैं अगर 185 का हमें दोबारा 100 लाना हो तो हम कितना कम करेंगे। यहाँ पे आप कहोगे भाई हम इसमें 85 कम करें, कितने कम कर रहे हैं 185 पे, परसेंटेज ले गुणे 100 कर दो, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो सिंपल से क्या करना आपको 85 बटे कम किसमें कर रहे हैं हम लोग 185 में, गुणे आप यहाँ पे 100 यहाँ पे कर दोगे। अब इसे सोल्व करो कितना आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसे दोस्तों हम लोग डिवाइड करेंगे, ये सिंपल सा निकल के आएगा 45.95% दोस्तों आपका ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या बताएंगे दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। एक बार सोल्व करना, स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन की। अब एक हमारा मैथ का सवाल और आता है, ये अपना मैथ का 5वां नंबर आ जाता है। आप काउंट कर लेना इन 5 में हमारे मैथ के कितने सही हुए हैं, या फिर जो हमने पहले जीके क्वेश्चन किए थे और जीके हमारे कौन से क्वेश्चन वहां पे सही हुए थे। हाँ, एक भाई पूछ रहा भाई क्या सर हमारा एग्जाम कब तक वहां पे होगा। देखो भाई जो आपका एग्जाम लगने वाला है ना, ये जून महीने का 2nd वीक तक आपका एग्जाम वहां पे जाएगा। और इसके जो आपके एडमिट कार्ड रहेंगे, ये एडमिट कार्ड भी आपके ये मान चलना 10 दिन पहले आपके वेबसाइट वहां पे अपलोड हो जाएंगे। फिलहाल आप इस पे फोकस करो, जो अपना एग्जाम यहाँ पे आने वाला है आप इसके फिलहाल तैयारी कर लो कि भाई हमें बार बार तैयारी ना करनी पड़े, भाई इसी बार हमारा एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाए। क्यों हर साल हम अपना फॉर्म भरें, अपना टाइम वहां वेस्ट करें ना, इसी बार अच्छे से तैयारी करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस जो मैंने आपको दे रखे घर बैठ के नोट्स तैयार करो, और ये प्रैक्टिस जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आप ये क्वेश्चन सोल्व करो। पेपर देने जाइएगा, आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक समान व्यापार दर पर एक वर्ष थोक व्यापार, जो आपका थोक व्यापार है ये आपका 42 तथा खुदरा व्यापार आपका 51 रुपए है। तो लाभ का परसेंटेज बता दो भाई, क्या हो जाएगा। देखो 42 से 51 दो रेट हो गए, बताओ प्रॉफिट। जाहिर सा सिंपल हमें समझ में आएगा, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 51 है, बताओ प्रॉफिट अब कितना हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ आपका 9, परसेंटेज पूछा जा रहा है 9 बटे आप क्या करोगे यहाँ पे 42 किया और गुणे आप यहाँ पे किया 100। अब इसे सोल्व करो कितना आ जाएगा, 9 से 3 से काटो कितने बचा, 3 तक का 9 हुआ, 3 एक के 3, 3 चौक 12 हमारा ये हो गया। 2 से काटा 3 एक के 3, 3 चौक 12, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 50 हो गया, यानी 5 3 15 ऊपर हो गया हमारा 150, नीचे आपका 7 यहाँ पे हो गया। अब कितनी बार जा रहा है, इसे सोल्व करो कितनी बार जाएगा, 21.42% दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, आप 21.42% कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आएगी, बस उसकी लैंग्वेज आपको वहां पकड़ना है कि हम लोग कैसे लैंग्वेज पकड़। और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए ना, अगर वही मैथ क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर देने जाओगे ना, तब भी आप पूरा कवर कर लोगे। सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाना और वहां पे आपको एनए वाला सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है, एनए वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। कंप्लीट नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा वहां के, और नोट्स या मैंने 50 प्रैक्टिस सेट भी आज ऐड करा दिए, वो सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब एक सवाल दोस्तों और पूछा गया था जो हमारा बायोलॉजी का आता है, यानी जो कि हम सभी को पता है कि बायोलॉजी के अपने 15 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और जो मेन हमारा साइंस रहता है। तो जिस बच्चे ने बायोलॉजी केमिस्ट्री पे अच्छी पकड़ वहां बना ली ना भाई, उसका सिलेक्शन भाई कंफर्म है। तो आपको भी ज्यादा जो हमें फोकस करना है, एक बायोलॉजी में एक केमिस्ट्री में ज्यादा फोकस करना है, ताकि हम अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सके। देखो इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति आपके अब सामान्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं। जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ध्यान से एक बार 4 ऑप्शन पढ़िए, फिर सोचो कि इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है। और अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया, और क्या क्या चीजें हमसे और वहां पूछी जा सकती है, ये सारे चीजें आप अच्छे से वहां पे ध्यान से देखिएगा। जो कि आपका दानापुर जडौर में ये क्वेश्चन हमारा सीधे पेपर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, ये सीधा बता दोस्तों, आपका अल्जाइमर रोग। क्या दिया गया, जो आपका अल्जाइमर रोग यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी, अल्जाइमर रोग यहाँ पे दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर एक चीज और ये ध्यान रखना कि जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, क्या होता है, जो आपका ये डाउन सिंड्रोम होता है,
इसमें आपके क्रोमोसोम आपके 21 के क्या होते हैं, त्रिगुणन में होते हैं। क्या होते हैं, त्रिगुणन में आपके होते हैं। ये चीज भी यहाँ पे याद करना। और इससे क्या होता है दोस्तों, आपका मानसिक और शारीरिक विकास में आपका बाधा काफी आता है, यानी उम्र बढ़ने पे आपका अल्जाइमर रोग की संभावना दोस्तों क्या होती है, आपकी काफी ज्यादा आपकी अधिक हो जाती है। और दोस्तों ये आपका एक जन्मजात आनुवांशिक रोग भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा ये बताना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? भाई बिल्कुल इजी सवाल है और इसका आंसर लगभग सारे बच्चे सही भी दे रहे। और मुझे उम्मीद भी थी कि अगर कोई क्वेश्चन आपका इजी आता है तो ये मान चलना कि जैसे अगर आपका 50 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ना, 50 दोस्तों ये मान चलना आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे बिल्कुल इजी वहां पे आएंगे। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद ये मान चलना कि आपके जो यहाँ पे 15 क्वेश्चन मान लेना कि 15 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आपके आएंगे जो आपके मॉडरेट रहेंगे। जो बच्चा काफी वालों मेहनत किया होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो 15 के आंसर वहां पे दे पाएगा। और दोस्तों 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे जानबूझ के ही वहां पे रखे जाते हैं कि बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो और बच्चा वही क्वेश्चन में फंसा रहे, अपना टाइम वहां वेस्ट करे। दोस्तों हमें इन 5 क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नहीं पढ़ना है। तो पहले दोस्तों आपको टारगेट यही करना है, ये 30 क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले, फिर जो बचा हुआ टाइम हम इस 15 क्वेश्चन वहां पे देंगे। और दोस्तों एग्जाम तक मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा कि कैसे हमें पेपर में बैठना है और कैसे हमें उनके आंसर देने, ताकि हम लोग कम टाइम पे अपना पूरा पेपर वहां पे सॉल्व कर सके। एग्जाम में पहले वो सारी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो फिलहाल इसका आंसर बताओ, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर सीधा सीधा हर बच्चे ने सही बताया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। और कब दोस्तों इसकी खोज की थी? ये खोज की थी 1928 में। और दोस्तों ये क्या थी आपकी पहली एंटीबायोटिक? ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी पहली एंटीबायोटिक दोस्तों आपकी यहां पे आपकी हो जाएगी। ये भी चीज यहां पे आप याद कर लेना। और दोस्तों इसे कहां पे यूज किया जाता है? जो आपके बैक्टीरिया, कहां पे दोस्तों आपका ये यूज होता है? आपका बैक्टीरिया दोस्तों जो आपके होते हैं, बैक्टीरिया को मारने में इसका यूज किया जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों ये आपका सबसे ज्यादा आपको वहां पे यूज किया गया था। तो किसने इसकी खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी वहां पे खोज की थी। ये आपके एक प्रकार के एंटीबायोटिक वहां पे हो जाती है। अच्छा ये बताना, किस रोग को एक तरह का ट्यूमर कहा जाता है? कौन सा रोग है जिसे एक तरह का ट्यूमर कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल समझ सकते हो, ट्यूमर लिखा, यहाँ पे कैंसर लिखा है, तो हर बच्चा इसी वजह से बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बता रहा है, क्योंकि सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे टिक किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ट्यूमर होता है या आपका कैंसर होता है, कभी अगर ये पता किया जाए कि आखिर हम कैसे पता कर सकते हैं ट्यूमर है कैंसर है, तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है? आपका एक बायोप्सी होती है। इसके लिए क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, एक आपका बायोप्सी टेस्ट दोस्तों यहाँ पे आपका कराया जाता है। और क्या होगा? आपका स्कैनिंग। और क्या लिख लोगे यहाँ पे? स्कैनिंग। या बायोप्सी और स्कैनिंग द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं कि आखिर ट्यूमर है कि नहीं वहां पे। ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फेफड़ों के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताओ, ये कहां पे जो मजदूर काम करते हैं उनमें ये समस्या ज्यादा होती है? ये भी हमसे वहां पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आप बताइए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फेफड़ों के मजदूरों को क्या होने की संभावना ज्यादा रहती है? तो क्या बताओगे दोस्तों? यहां बताना सिलिकोसिस। सिलिकोसिस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये क्या होता है? ये सिलिका धूल के संपर्क में होता है। किससे दोस्तों आपका ये होता है? यहां पे नोट करना, ये है आपका सिलिका धूल। सिलिका धूल के संपर्क में वहां पे होता है। और ये आपका एक व्यावसायिक रोग होता है। ये रोग सबको वहां पे नहीं होता है। ये रोग दोस्तों उनको ज्यादा होता है जो मान चलो खदानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको ये रोग काफी ज्यादा वहां पे आपका हो जाता है। और ये दोस्तों आपका क्या करता है? फेफड़ों में, ये दोस्तों फेफड़ों में क्या करेगा? आपका फाइब्रोसिस, फेफड़ों में दोस्तों ये आपका फाइब्रोसिस पैदा वहां पे कर देता है। फाइब्रोसिस पैदा वहां पे कर देगा और जिसकी वजह से आपका सिलिकोसिस नामक एक रोग आपको यहाँ पे हो जाता है। जो लोग खदान में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, उनको ये रोग ज्यादा वहां पे आपका देखने को मिलता है। एक सवाल पूछा जा रहा है कि डॉग बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है?
जो आपका डॉग बुखार होता है ये आपका किस रोग वाहक द्वारा संचारित आपका होता है? इन 4 ऑप्शन हमें बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए। वैसे आज काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं, यानी आपकी तैयारी लगभग सही हो गई। बस टारगेट हमें ये बनाना है कि जब हम अपना फाइनल एग्जाम वहां पे देने जाए तो कम से कम हमारे 40 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही होने चाहिए। और इसके भी आंसर काफी बच्चे यहाँ पे राइट दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? यहां बताना एडीज इजिप्टाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना, जैसे डॉग बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? एडीज इजिप्टाई दिया जा रहा है। यहाँ पे नोट करना, एडीज जो मच्छर आपका होता है, क्या बताओगे यहाँ पे दोस्तों? जो आपका एडीज नाम का दोस्तों जो आपका क्या होता है? मच्छर होता है। मच्छर डेंगू मच्छर लिख लेना। डेंगू मच्छर द्वारा ये आपका चिकनगुनिया, पीला बुखार, ये सारे आपके फैलते हैं। जो आपका एडीज मच्छर होता है इससे क्या क्या आपके फैलेंगे? एक तो डेंगू फैलता है, और क्या दोस्तों होता है आपका चिकनगुनिया, और कौन कौन सी फीवर आता है? चिकनगुनिया भी होता है। या दोस्तों इसे एक पीला बुखार, एक दोस्तों क्या बोलते हैं इसे? पीला बुखार के नाम से भी आपका ये जाना जाता है। ये दोनों फैलता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपके डेंगू मच्छर काटता कब? भाई ये जो डेंगू मच्छर होता है ना, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, ये आपका साफ पानी में वहां पैदा होता है। और सेकंड बात ये ध्यान रखना कि जो डेंगू मच्छर होता है ये ज्यादातर आपको दिन में ही वहां पे काटता है। जो आपके दिन में मच्छर काटा करता है, भाई सावधान हो जाना, कहीं वो आपका डेंगू मच्छर तो नहीं है, एडीज मच्छर तो आपको वहां पे नहीं है, क्योंकि ये मच्छर आपका ज्यादातर वहां पे दिन में ही आपका वहां पे काटेगा, रात में बहुत कम ही ये मच्छर वहां पे सक्रिय आपके होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां पे स्थित है? अब ये बताओ जो पारिस्थितिकी केंद्र विज्ञान है ये कहां पे स्थित है? क्वेश्चन ध्यान देखो, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए गए? एक नई दिल्ली, एक इलाहाबाद, एक बंगलुरु, एक हैदराबाद। अब बताइए राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। वैसे आज लग रहा है बच्चों की तैयारी काफी सही चल रही, काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। जो लास्ट में जरूर ये बता के जाना कि आपका फाइनल स्कोर यहाँ पे कितना वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे आप? बंगलोर बता देना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये क्या करता है? आपका संरक्षण के लिए क्या करता है? ये आपका वैज्ञानिक जो आपका डाटा होता है, डाटा आपका वहां पे स्टोर करता है। जो भी हमारा वैज्ञानिक डाटा होता है सारा ये आपको वहां स्टोर करता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है, पौधों को आई पतन रोग किसके कारण होता है? कौन सा रोग? पौधों का जो आपका आई पतन रोग किसके कारण यहाँ पे होता है? इन 4 ऑप्शन को ध्यान से आप पढ़िएगा, फिर टिक करिए क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कि आपका पुणे जडावरों में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या बताओगे राइट आंसर? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये क्या करता है? आपका अंकुरण के समय क्या करता है? जो आपके बीज होते हैं ना, बीज को ये सड़ा देता है। जब भी हम लोग कोई बीज बोते हैं तो उसमें आप देख रहे हो अगर बीज वहां पे सड़ जाता है, इसका मेन दोस्तों आपका यही रोग होता है, यानी आई पतन रोग हो गया, उस वो बीज आपका नष्ट वहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये आपका एक कवक जनित रोग है। अगर पूछा कैसा रोग है, ये आपका कवक जनित रोग आपका हो जाता है। और दोस्तों ये विशेषता आपका गीली मिट्टी में फैलता है। और अगर कभी पूछा गया कि जो आपका ये आई पतन है ये कैसी मिट्टी में फैलेगा, सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, तो आपको क्या बताना है? ये ज्यादातर आपका गीली मिट्टी में ही वहां पे फैलता है। अच्छा ये बताना, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जो आपका पुनरावर्तन सिद्धांत है ये किसने प्रस्तुत किया? ये आपके वैज्ञानिक के नाम दिए गए, जो कि जयपुर जडावरों में हमारा क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब बताना है कि राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बताओगे दोस्तों? सीधा सीधा आपको बताना है क्या? ऑप्शन नंबर 2 बी अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये क्या करता? आपका भ्रूणी विकास को दर्शाता है। ये क्या करेगा आपका? यहां पे ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि भ्रूणी विकास का वंशानुक्रम, क्या बताओगे? वंशानुक्रम को दर्शाता है। ये पॉइंट भी दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना, जो कि आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये दोस्तों वैज्ञानिक कहाँ के थे, कौन से देश के वैज्ञानिक हो जाएंगे? आप बताओगे जर्मन के। ये आपके क्या हो जाएंगे? एक जीव विज्ञानी आपके वहां पे हो जाएंगे।
इनका देश का नाम क्या हो जाएगा, जर्मनी आपका देश का नाम वहां पे हो जाता है। अच्छा ये बताना पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है। अब बताओ पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है। दोस्तों ज्यादा तो आपका वर्ड यहाँ पे इंग्लिश वाला ऑर्निथोलॉजी ये आपका लिखा हुआ वहां पे आता है, लेकिन वहां पे जब आपका अगर यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर आप पेपर वहां पे हिंदी में देंगे, ठीक है, तो हिंदी में सीधा सीधा आपका पक्षी विज्ञान लिख के वहां पे आएगा। अब अगर आप पेपर इंग्लिश में वहां पे दे रहे होंगे तो ऑर्निथोलॉजी ये वर्ड आपका वहां पे लिखा हुआ आएगा। तो दोनों एक बार जरूर ध्यान से देखना, और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, वहां इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके पास रहे और इसका आप बाद में भी रिवीजन वहां पे कर सके। तो इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों हमें सीधा सीधा पता ही पक्षी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कि पक्षी होते हैं उनकी संरचना कैसी है और उन पक्षियों का व्यवहार कैसा है, ये सब इसी आपके ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत वहां पे आपका देखा जाता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्या बता दोगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया गया कि ये बताना जीवन के रासायनिक संगठन से उत्पाद किसके द्वारा बनाए जाते हैं। उत्पाद किसके द्वारा आपको ये बनाए जाएंगे, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि हमारा राइट आंसर आपका कितना हो जाता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे आप, बताओ मिलर हो गया, अरेस्टा हो गया, पास्चर हो गया, शांगर हो गया, तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर, आप बताइएगा क्या, मिलर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका मिलर थे, इन्होंने आपका यूरो प्रयोग जो आपका था, ये प्रयोग कब किया था, ये प्रयोग किया था आपका 1953 में। 1953 में ये प्रयोग हुआ था। और यहाँ पे एक नोट करना, अमीनो एसिड का निर्माण भी यहाँ पे किया गया। किसका निर्माण किया गया था आपका, जो आपका अमीनो एसिड का निर्माण दोस्तों यहाँ पे आपका किया गया था। और ये आपका सिद्ध हुआ कि जीवन रासायनिक रूप से आपका उत्पन्न वहां पे हो सकता है, और ये आपका एक जैविक विकास सिद्धांत का समर्थन भी आपका वहां पे ये आपका देता था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली है ये किसने प्रस्तुत वहां पे की थी, इन 4 ऑप्शन बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नाम में आप किसका नाम यहाँ पे बताओगे, जब आपको ये लखनऊ जडावर में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, सीधा सीधा आपको क्या बताना है, एजिटेंशन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली है ये कब आपका बताया गया था, अगर सन पूछ लिया जाता है तो 1935 ये वर्ष आपको वहां पे याद होना चाहिए। और ये आपका जीवों और पर्यावरण के बीच में क्या करता है, ये उनके बीच का संबंध आपका ये वहां पे बताता है। और बायोटिक और आपका एबोबायोटिक घटक मिलकर क्या करते हैं, आपका इकोसिस्टम का निर्माण वहां पे करते हैं। जो आपका इकोसिस्टम है इसी का निर्माण पारिस्थितिक तंत्र का आपका वहां पे करते हैं। बस यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम याद कर लेना, और ये किस वर्ष आपकी शब्दावली आपकी दी गई थी। अगर यहाँ वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है हमसे, इसका वर्ष भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा ये बताना आपकी नेचुरल आपका सिलेक्शन द्वारा पुस्तक किसने लिखी, जो आपकी ये ऑर्गन ऑफ लाइफ पुस्तक है ये किसके द्वारा वहां पे लिखी गई थी। ये 4 वैज्ञानिक के नाम दिए जा रहे हैं जब हमारा ये पुणे जडावर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताइए वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो क्या बताओगे दोस्तों, वैज्ञानिक का नाम ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, आपको बता देना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये पुस्तक दोस्तों कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपके 1859 में। कब लिखी गई थी, 1859 में ये पुस्तक वहां पे आपकी लिखी गई थी। अब ये आपका जैव विकास का वैज्ञानिक आधार बना था। यहाँ पे क्या, जैव विकास का आपका वैज्ञानिक आधार भी आपका वहां पे बना था। सीधा सीधा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक सवाल में ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ क्या समुद्री जल में आपका अगम्य पदार्थ किस रूप में परिवर्तित होते हैं। समुद्री जल में आपका अगम्य पदार्थ किस रूप में परिवर्तित हो। दोस्तों जो बच्चा वहां पे हिंदी में एग्जाम देने वाला है तो आप ये लैंग्वेज जरूर ध्यान दोस्तों देख लेना।
और अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं तो ये लैंग्वेज यहाँ पे ध्यान देना, तभी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के आपके क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आपके अगर कुछ बच्चा ऐसा भी होगा जो वहां पे हिंदी में पेपर देगा और कुछ बच्चा ऐसा होगा जो वहां पे इंग्लिश में पेपर देगा, और ज्यादा बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले वो वहां पे ज्यादा वीक है, तभी हम लोग क्या कर ज्यादा उन पे फोकस वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो अपना एग्जाम भाई क्लियर वहां पे कर सके। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा। जयपुर जडारो में सीधे सीधे हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो क्या बताओगे? फ्लॉग का नाम बता दी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी ये आपके फ्लॉग के रूप में दोस्तों क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और फ्लॉग दोस्तों क्या होता है? ये भारी होते हैं और ये क्या करते हैं? नीचे वहां बैठ जाते हैं। जो फ्लॉग होते हैं भारी होते हैं, ये नीचे वहां पे बैठ जाते हैं। और जल शुद्धिकरण में ये आपकी प्रक्रिया उपयोगी काफी ज्यादा वहां पे सक्सेस हो चुकी है। और ये दोस्तों आपका एक आपका कोएगुलेशन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? कोएगुलेशन आपकी ये प्रक्रिया वहां पे आपकी हो जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विषम लैंगिकता की खोज किसने की थी? जो आपकी विषम लैंगिकता है इसकी खोज किसने की थी? इन 4 वैज्ञानिक के नाम दिए जा रहे हैं, तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्या बताओगे? सीधा सीधा यहाँ वैज्ञानिक हो जाएंगे आपका FN ब्लेकली। ऑप्शन नंबर 2 से यहाँ पे जो आपका बी दिया गया ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये विषम लैंगिकता होता है क्या है? नर और मादा लैंगिक भिन्नता। विषम लैंगिकता मतलब आपका क्या हो जाएगा? सीधे से बताओगे क्या? नर और मादा लैंगिक भिन्नता आपके विषम लैंगिकता के अंतर्गत आपका आ जाता है। अब ये दोस्तों आपका पौधों में भी आपकी देखी जाती है। यानी दोस्तों जो आपका ब्लैकली, क्या बताओगे? ब्लैकली ने इसका अध्ययन वहां पे किया था और इसी वजह से क्या बताया गया था? आपको जो विषम लैंगिकता की खोज तभी किसने की थी? आप ये वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे याद कर लेना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक सवाल पूछा जा रहा है कि बौन पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जो आपके बौने पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, किसका प्रयोग से हम उन्हें लंबा कर सकते हैं? ये 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, फिर एक बार सोचिए क्या इसका आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कि अगर हमारे पेपर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमारा वो क्वेश्चन गलत वहां पे नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बताओगे दोस्तों? यहाँ पे आप बताइएगा क्या? जिब्रेलिन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी दोस्तों ये क्या करता है? जो आपके पौधे के तने होते हैं ना उनको लंबा करता है। पौधे के तनों क्या करेगा? लंबा करता है। और ये बीज, अंकुरण और फूल आने में सहायक भी आपका वहां पे होता है। खेती में उत्पादन बढ़ाने हेतु इसका बहुत ज्यादा यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो क्या राइट आंसर बता दोगे? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद उस हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट होते, बायोलॉजी आप काउंट कर लेना कि कितने आपके सही हुए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन जो हमारे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पूछे गए थे, ताकि हम लोग वैसी तैयारी अपनी वहां पे कर सके। इसमें पूछ रहा है कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम आपका शुष्क बर्फ है, बताओ क्या है आपका? ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए भाई, इसको हर किसी को पता है। शुष्क बर्फ हम लोग किसको कहते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को आप कह दोगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ आपका ये कहा जाता है। और दूसरा ये आपका बहुत कम तापमान पर गैस से सीधे ही आपकी ठोस बनती है। गैस से सीधे ही अब क्या हो जाएगा? ठोस आपकी बनती है। और दोस्तों कभी पूछा जाए इसका उपयोग कहां पे होता है? उपयोग क्या बताओ दोस्तों? ये हो गया खाद्य संरक्षण हो गया, धुएं के प्रभाव के लिए इसका काफी ज्यादा यूज वहां पे आपका किया जाता है। अगला सवाल ये आता है कि एक डायमंड में जो आपका एक हीरा होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु में बंद होते हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु में कितने बंद होते हैं? ये पूछा गया। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। एक बार सबसे पहले ध्यान से चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर मैं दोस्तों इसका बताता हूं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम लोग कितना बताएंगे? दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। जो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे दिया गया ये आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों यही कारण होता है जो आपका हीरा होता है काफी क्या होता है? कठोर होता है। इसका दोस्तों मेन यही कारण आपका यहाँ पे होता है। और दोस्तों इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना अगर दोस्तों कभी आपसे पूछी जाए संरचना में क्या बताओगे? इसकी संरचना यहाँ पे नोट करोगे क्या? टेट्रा
टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल दोस्तों ये इसकी क्या हो जाएगी संरचना आपकी यहाँ पे होती है। और दोस्तों ये जो आपका हीरा होता है ना, डायमंड आपका होता है, एक चीज ये भी नोट कर लेना कि कभी अगर पूछा जाए कि विद्युत का कुचालक है सुचालक है तो क्या बताओगे, ये आपका विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी विद्युत क्या लिख दूंगा, विद्युत का कुचालक यहाँ पे आप लिख लेना, विद्युत का ये कुचालक आपका वहां पे होता है, यानी कि क्या है ये लिखेगा विद्युत का सुचालक नहीं है लिख के आएगा, या फिर विद्युत का कुचालक आपका वहां पे लिख के आएगा। आप देख लेना क्या चीज वहां पूछी जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन केमिस्ट्री ये हमसे पूछ रहा है, कार्बन आपका बलवत्तर बंध के गठन का एक कारण इसका होता है, किसका एक कारण आपका होता है ये पूछा जा रहा है, आकार का, मध्यम का, छोटा का, बहुत बड़ा का। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो सीधा सीधा क्या बताओगे, छोटा या स्मॉल बता देना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यह जो कार्बन का परमाणु क्या होता है, बहुत छोटा आपका होता है, ये आपका मजबूत आपका कोवेलेंट बंध बना सकता है। अब यही कारण है कि कार्बन कई यौगिक बनाता है, तभी हम लोग बोलते हैं कार्बन में कई सारे यौगिक होते हैं, इसका भी रीजन दोस्तों यही आपका होता है। तो सीधा सीधा आपको क्या बता देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ये बताओ अच्छा, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना आपके भौमीय ग्लोब के समान होती है। बताओ, कार्बन नैनो ट्यूब होगा, सीसा होगा, फुलरीन होगा, हीरा होगा। ये आपके दानापुर जड़ाव में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा भी गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो क्या बताओगे आप, फुलरीन आपको बता देना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये फुलरीन होता है इसकी संरचना कैसी होती है आप बताओगे क्या, फुलरीन आपकी जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल जैसी इसकी संरचना दोस्तों आपकी यहाँ पे होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके क्या होते हैं 60 कार्बन परमाणु, इसमें क्या बताओगे 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं 60 कार्बन परमाणु आपके होते हैं। और दोस्तों ये आपका एक क्या होगा नया खोजा गया अपरूप है, यहां पे नोट ये भी कर लेना कि यह आपका नया खोजा गया अपरूप भी दोस्तों यहां पे आप नोट कर लेना, नया खोजा गया दोस्तों आपका ये अपरूप भी वहां पे आपका हो जाता है कार्बन का। तो क्या बता दोगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब एक सवाल में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, अब बताना है कार्बन का कौन सा अपरूप आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो यहां मैंने ज्यादातर क्वेश्चन में कार्बन के इस वजह से लिए क्योंकि कार्बन के अभी हमने देखे जो अपने एग्जाम वहां पे हुए हैं, कई सारे कार्बन के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो फिलहाल बताओ कि इनमें से कौन सा कार्बन का प्रूफ नहीं है, ग्रेफाइट होगा, फ्लोरीन है, डायमंड है, कोयला है। तो भाई हम सभी को पता है कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोयला दोस्तों क्या होता है, ये आपका एक मिश्रित तत्व है, कोयला क्या हो जाएगा आपका एक दोस्तों आपका ये मिश्रित तत्व यहाँ पे होता है, यानी शुद्ध कार्बन का अपरूप यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपका ग्रेफ डायमंड हो गया, फ्लोरीन हो गया, आपका ये ग्रेफाइट हो गया, ये सारे कार्बन के शुद्ध अपरूप वहां पे आपके हो जाते हैं। ये सारे कार्बन के क्या हो जाएंगे आपके शुद्ध अपरूप हो जाएंगे, कोयला इसका बाहर यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका लखनऊ जडावरों में ही आपका पूछा गया था, इसमें सीधा सीधा पूछा गया कि एक आपका एलिमेंट के आइसोटोप्स की भौतिक विशेषता भिन्न होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बैंडिंग प्रकार, न्यूट्रॉनों की संख्या या परमाणुओं की संरचना। अब इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी आपका रिपीट हुआ तो सीधा सीधा क्या बताना, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बता देना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये आइसोटोप्स होता है ये क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है आपके अलग अलग वहां पे होती है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं अलग अलग यहाँ पे सभी के आपके हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिख लो H1 हो गया, D2 लिख दो, यानी आपका T3 होगा, इनमें क्या होता है सभी में आपके जो न्यूट्रॉनों की संख्या ये सारे आपके अलग हो जाते हैं, और रासायनिक गुण यहाँ पे समान होते हैं और भौतिक गुण इनके क्या हो जाएंगे आपके अलग अलग वहां पे हो जाते हैं। अब इनका उपयोग दोस्तों ज्यादा आपका चिकित्सा या अनुसंधान में सबसे ज्यादा इनका यूज वहां पे किया जाता है। एक सवाल में पूछा जा रहा है सीसा पॉलिश में शीशे का परसेंटेज क्या होता है।
जो आपका सीसा पॉलिश में शीशे का परसेंटेज क्या है, 50 है, 0 है, 70 है, 100 है। क्या बताओगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी ये रिपीट होता है तो भाई इसमें परसेंटेज क्या बताओगे? 0% बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पॉलिश में कोई भी शीशा आपका नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ आपका चमकदार लेप होता है। क्या होता है? सिर्फ एक आपका चमकदार आपका लेप वहां पे होता है, और भ्रमवश हम लोग इसे क्या बोल देते हैं कि भाई ये तो शीशा है, शीशे जैसा दिखाई दे रहा है। ये केवल हम लोग का भ्रम होता है, उसमें आपका 0% ही शीशा आपका वहां पे होता है। ये चीज वहां पे ध्यान रखिएगा। एक सवाल पूछ रहा है, अच्छा ये बताओ मैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु की एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा हुआ होगा? इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या जुड़ा हुआ आपका वहां पे होता है? अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पे दोस्तों मैंने कार्बन के इस ज्यादा क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं इस सेट में, क्योंकि कार्बन के अभी जो फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं वहां पे कार्बन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बताओगे? सीधा सीधा आपको ग्रेफीन बता देना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो अभी ग्रेफीन होता है, ये ग्रेफाइट की क्या होती है? एक परत ही आपकी वहां पे होती है, ग्रेफाइट की एक परत आपकी हो जाती है। अब इसमें आपका हेक्सा यानी क्या बताओगे? यहाँ पे नोट कर लेना, इसमें आपका हेक्सा क्या लिख लोगे यहाँ पे? हेक्सागनल, हेक्सागनल ये लेयर दोस्तों आपकी यहाँ पे पाई जाती है, ये लेयर आपकी वहां पाई जाएगी। और ये दोस्तों आपका विद्युत का अच्छा चालक भी होता है, और नवीनतम आपका जो टेक्नोलॉजी आ गई उनमें ये अत्यंत आपका उपयोगी भी आपका वहां पे काफी ज्यादा होता है। अब अगले सवाल में पूछा जा रहा है, कार्बन का कौन सा अपरूप आपका जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? दोस्तों जितने भी कार्बन से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं वो सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं इसी सेट में, कि अगर आपके एग्जाम में कभी कार्बन का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे बाहर वहां पे ना जाए। और यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो यहाँ पे ये भी देखना कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपके रिपीट वहां पे होते हैं, क्योंकि आप जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जब आप पेपर देने जाओगे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे दिख जाएगा, क्योंकि आपके पेपर रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके होते हैं। तभी मैंने बोल रखा है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा है वो आप अच्छे से जरूर वहां प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जब भी आप पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में वहां जरूर क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो राइट आंसर क्या बताओगे दोस्तों? यहाँ फ्लोरीन आपको बता देना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बारे में दोस्तों फ्लोरीन के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही आपको वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा ये बताओ, निम्न से प्रतिरोधक के संरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? अब बताओ इन 4 ऑप्शन में किसका आप वहां पे यूज करोगे जब आपको ये दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था? तो एक बार सारे ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देखो, साधारण नमक होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या फिर आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। तो बताइए क्या राइट आंसर आप बताओगे अगर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है? तो हम क्या बताएंगे भाई? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको बता देना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे आपका बेकिंग सोडा, इसे दोस्तों आपका बेकिंग सोडा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। किसके नाम से? बेकिंग सोडा के नाम से आपको ये जाना भी जाता है। और ये आपका एक हल्का क्षारीय यौगिक है। कैसा यौगिक हो जाएगा? हल्का दोस्तों आपका एक क्षारीय, हल्का दोस्तों आपका एक ये क्षारीय यौगिक भी दोस्तों आपका ये वहां पे आपका हो जाएगा। अब इसका उपयोग दोस्तों आपका एसिड आपका न्यूट्राइजर में होता है। कहां पे होता है? आपका एसिड न्यूट्रलाइजर में इसका यूज काफी ज्यादा वहां पे आपका किया जाता है। ये क्वेश्चन तो ध्यान से आप पढ़िए, बताइए राइट आंसर क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्या दिया गया? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ कौन सी गैस यहाँ पे आपके निकलेगी? क्या दिया जा रहा है यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो आपका HCl है, अगर इसमें हम HCl मिला दें तो कौन सी गैस निकलेगी? पहले तो बताओ क्या क्या आपका बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा,
जल निकलेगा, H2O निकलेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बताओगे CO2 दोस्तों, जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलेगी। तो कौन सी गैस दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये आपकी गैस निकल रही, CO2 गैस यहाँ पे निकल रही है, ये कौन सी गैस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रतिक्रिया में बुलबुले बनते हैं, कैसे बनेंगे भाई, ये बुलबुले आपके वहां बनते हैं। और इसका प्रयोग दोस्तों कहां पे होता है, आपका फायर एक्स, यहां पे नोट कर लेना, इसका अच्छा नोट कर लेना कि अगर कभी पूछा जाए। अच्छा ये बताओ इसका प्रयोग कहां पे बताओगे आप, यहां पे नोट कर लेना, इसका प्रयोग कहां पे लिखोगे, एक्सी, इसका प्रयोग क्या लिख दोगे यहां पे, एक्सीटिंग्विशर में, इसका यूज वहां पे काफी ज्यादा आपका किया जाता है। और विज्ञान की मूलभूत प्रक्रिया दोस्तों यही आपकी वहां पे हो जाती है। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, कैरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है, और ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसका आंसर भी हर बच्चे को पता भी होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। बस भाई जो नोट्स आपने ले रखे हैं, बस नोट्स तैयार करो। अभी तक जितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं लगभग सारे बच्चे सही आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा दोस्तों आप बताना, पोटेशियम और सोडियम, ऑप्शन सी इसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये दोस्तों जल में क्या होता है, वायु में तीव्र प्रतिक्रिया आपके करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कैरोसिन में वहां पे रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये जैसे आपके वायु के संपर्क में आते हैं, जल के संपर्क में आते हैं, इनमें आग लग जाती है, जलने वहां पे लगते हैं, तीव्र आपकी अभिक्रिया वहां पे कर लेते हैं। इसीलिए जो आपका कहां पे रखते हैं, कैरोसिन का तेल, या जो आपका मिट्टी का तेल होता है उसमें आपके ये सारे वहां पे रखे जाते हैं। अब एक सवाल दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कि धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, यानी कौन सी धातु है जो आपके ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया वहां पे करती है। इन 4 ऑप्शन में हम क्या बताएंगे, राइट आंसर कितना आपका हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बता देंगे, सोडियम आपको बता देना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी बहुत गर्मी आपकी ये उत्पन्न वहां पे करते हैं। अगले सवाल में पूछ रहा है कि निम्न में से किसका घनत्व और वर्धमानता दोनों निम्न होते हैं, किसका हो जाएगा, इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों काउंट जरूर करना है कि आपका स्कोर वहां पे कितना पहुंचता है लास्ट में। अगर आप 35 से क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल वहां पे सही चल रही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, आप बताओगे सोडियम ही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो सोडियम के बारे में एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि ये क्या हो जाएगी, आपकी एक हल्की धातु होती है। कैसी धातु होती है, हल्की धातु होती है। अब एक पॉइंट ये भी नोट करना, इसे आपका चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। अब ये दोस्तों आपका क्या होता है, मुलायम, और क्या होता है, ये आपको चपटाई में सक्षम आपकी होती है। अब ये आपका काफी ज्यादा एग्जाम में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काफी ज्यादा आता है कि आप सीधा सीधा क्वेश्चन, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सी धातु ऐसी जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो किसका नाम बताना, आपको सोडियम का नाम यहां बता देना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो क्या लिया, पार्थिव धातु यहाँ पे नहीं है, इन 4 ऑप्शन में बताना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बेरियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा। बताइए राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का कितना आप बताओगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी क्षारीय पार्थिव धातुएं कौन कौन सी होती हैं, कि अगर पूछा जाए कि जो बताओ क्षारीय पार्थिव धातुएं कौन कौन से होती हैं, तो ये सारे आपको नाम वहां पता होने चाहिए, कोई ना कोई नाम आपका एग्जाम में वहां पे दे देगा। तो ये सारे नाम दोस्तों आपके ये पता होने चाहिए। और ये आपके द्विसंयोजक होते हैं, कैसे होते हैं, आपके द्विसंयोजक आपके होते हैं। तो ये सारे आप यहाँ पे नाम नोट कर लेना जो आपकी पार्थिव धातुएं आपकी होती हैं। इसमें पूछा जा रहा नहीं होती, सोडियम आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यहां जो हमारे फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, मैथ और फिजिक्स, ये बिल्कुल नॉर्मल आपके आएंगे। बस आपको 3 सब्जेक्ट ज्यादा फोकस वहां पे करना है, बायोलॉजी पे, केमिस्ट्री पे, जीके पे। अब इधर उधर दोस्तों आप परेशान बिल्कुल ना, वो कंप्लीट नोट्स दे के घर बैठ के वो तैयार करिए, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी टाइम काफी ज्यादा आपका वहां पे बचेगा। बस ये करिएगा, जो
आपके नोट्स है, बस जो जितना आपको याद होता है वो आप लिख लिख के वहां पे याद करना। जितना आप लिख लिख के चीजें याद करेंगे उतनी ज्यादा वो सारी चीजें आपको वहां पे याद भी होंगी। अब इससे पूछा जा रहा है मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और जिसके ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे कितना हो जाता है। तो आप एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, इन 4 ऑप्शन यहां बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसे पूछ रहा है कि मनुष्य वह बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन वहां पे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेना। पहले एक पॉइंट तो यहाँ पे ये नोट करना, जो आपका ये डेसिबल होता है ये क्या करता, आपके ये ध्वनि की तीव्रता क्या बताओगे यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना कि जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा भी जा चुका है कि अगर कभी पूछा जाए कि जो आपकी ध्वनि होती है, बताओ ध्वनि की जो आपकी तीव्रता होती है ये किसके द्वारा आपकी मापी जाएगी, तो पहले तो आपको यही बताना है डेसिबल। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और एक चीज ये नोट करना है कि मानव जो सहनशीलता की अधिकतम सीमा लगभग कितनी हो सकती है, तो ये आप यहाँ पे क्या बताओगे 115 डेसिबल आपको बताना है। क्या बताना, 115 डेसिबल आपको यहाँ पे बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर डी आपको बता देना है। यानी इतनी ध्वनि वो सहन कर सकता, बर्दाश्त वहां कर सकता, इसकी ज्यादा डेसिबल ध्वनि उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक वहां पे आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपकी जो 0 से लेके यानी कि 1 120, ये छोड़ो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कभी आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जैसे आपका तेज हार्न अगर कभी पूछा जाए, आप जो आपका तेज हार्न हो गए, या फिर दोस्तों जो आपका ट्रैफिक और आपका जो म्यूजिक सिस्टम होता है, और क्या होता है आपका म्यूजिक, जहां हम लोग घर में म्यूजिक सिस्टम रखते हैं, म्यूजिक सिस्टम। अब ये बताओ इनकी ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है, तो यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे 90 से लेके 100 डेसिबल इनकी ध्वनि की तीव्रता आपकी वहां पे होती है। ये दोस्तों याद कर लेना, ये एग्जाम में ये संख्या डेसिबल आपका पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब ये सवाल ध्यान से पढ़िए, बताइए राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसमें क्या दिया जा रहा है कि जो आपके स्वरीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, बताओ इन 4 ऑप्शन में क्या कहा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन हमारे पेपर में आपके दिए गए थे। तो क्या बताओगे दोस्तों राइट आंसर इसका, ये हो जाएगा आपका इंफ्रासोनिक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो कभी अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज ये यहाँ पे नोट करना, जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव की जो श्रवण सीमा है, क्या पूछेगा, मानव की श्रवण सीमा यानी कहां तक की कितनी तीव्रता की ध्वनियां, कितनी आवृत्त ध्वनियां हम वहां पे सुन सकते हैं, श्रवण सीमा। तो क्या बताओगे यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके आपका 20,000 हर्ट्ज की ध्वनियां हम लोग क्या करते हैं, सुन वहां पे सकते हैं। अब इसके बाद उसको कभी अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपके इंफ्रासोनिक होती हैं, इंफ्रासोनिक ये ध्वनियां दोस्तों हम लोग वहां पे नहीं सुन सकते हैं, इनकी कितनी आवृत्ति होती है बताओ, क्या 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज दोस्तों यहाँ पे कम आप बता देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोट करना जो आपका अल्ट्रासोनिक होती हैं, क्या बताओगे यहाँ पे नोट करना दोस्तों, जो आपकी अल्ट्रासोनिक दोस्तों ध्वनियां होती हैं, इनकी तीव्रता क्या बताओगे आप बताना, क्या 20,000 हर्ट्ज से अधिक इनकी ध्वनि क्या हो जाएगी, इनसे आपके अधिक वहां पे आपके हो जाती है। जो आपके भूकंप पे आते हैं, हाथी जैसे जो आपकी आवाजें होती है, आपके इंफ्रासोनिक ध्वनियां भी आपके वहां पे सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी तीव्रता यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी होती है। ये सीधा पॉइंट यहाँ पे देता है कि जो इनकी सीमा कितनी वहां पे होती है, कौन ध्वनियां हम सुन सकते हैं, कौन से नहीं सुन सकते हैं, कि जो आपकी श्रवण सीमा क्या है, इंफ्रासोनिक क्या होती है, अल्ट्रासोनिक क्या होती है, इनकी तीव्रता क्या होती है, ये हमें चीजें वहां पता होनी चाहिए। अब एक सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है कि लगभग सभी मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि
रेंज क्या होती है, श्रव्य ध्वनि रेंज कितनी आपके होती है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं कि एक टॉपिक का भले हम लोग ले यहाँ पे, लेकिन मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, जहां क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी वहां पे कंटिन्यू कर सके। तो इसका दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा, सीधा सीधा बताओ। लगभग सभी मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि रेंज क्या हो जाती है। ये दोस्तों मैं एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, क्योंकि अभी इसका आंसर मैंने बता ही दिया आपको, तो सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। होमवर्क में एक आंसर मैं देता हूं, कमेंट बॉक्स से सभी के आंसर मैं वेट करूंगा कि कौन सा बच्चा वहां पे क्या आंसर आपका वहां पे दे रहा है। अब बताओ अश्रव्य या आपके इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अगर पूछ लिया गया अश्रव्य या आपके इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी यहाँ पे होती है, तो इसकी दोस्तों आवृत्ति क्या आप बताओगे, सीधा सीधा बताना 20 हर्ट्ज से कम। अभी मैंने इसका आंसर भी आपको यहाँ बताना था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके घुमा से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट भी अपना हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और अपना जो मेन टॉपिक है जहां ज्यादा क्वेश्चन पकड़े जाते हैं वो भी सारे मैं आपको करा दूंगा। क्या क्या यानी क्या क्या थोड़ी थोड़ी चीजें घुमा के ही आपसे पूछेगा। क्वेश्चन यही रहेंगे, बस थोड़ी संख्या चेंज कर देंगे, इनकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, इनके आंसर आपके वहां पे चेंज आपके हो जाते हैं। तो ये टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, कौन सी तरंगों चमगादड़ों को उच्च तरंगों में बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। बताओ मदद करती हैं, कौन हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, प्रतिध्वनि है, धीमी आपकी पार्श्वध्वनि है, पराश्रव है या पराध्वनिक आपकी। तो क्या बताओगे सीधा राइट आंसर इसका, आप सीधा बताइए क्या पराध्वनिक आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब जो आपके चमगादड़ होते हैं ये क्या होते हैं आपके जो आपके क्या बताओगे यहाँ पे, जो चमगादड़ होती है आपके अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं रात में चलने के लिए। वहां पे एक चीज ये भी वहां पे ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों जो आपका फिजिक्स में आपका जो ध्वनि तरंग वाला है चैप्टर, एक चैप्टर जो ध्वनि तरंग है, एक आपका होता है जो आपका गुरुत्वाकर्षण का है। यहां से आपके हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस वहां पे करना। आज मैं इसके सारे क्वेश्चन इसी वजह से करा रहा था कि इनके ताकि ये क्या क्या चीजें यहां पूछी जा रही हैं, इनकी थोड़ी लैंग्वेज आपकी वहां पे चेंज करेगा और पूरा आंसर भी हमारा वहां पे चेंज आपका हो जाता है। तो यहाँ पे जो चीजें आपको बताई गई सारी चीजें आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जब भी आपका एग्जाम वहां पे लगेगा इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस 2 चीजें ध्यान रखना, जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर रखे हैं, सीधा आपको वहां पे जाना, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना एने वाला, वहां पे कंप्लीट नोट्स मैंने आपके अपलोड कर दिए, वो सारे नोट्स तैयार कर लेना। और उस नोट्स के साथ दोस्तों आपके 50 प्रैक्टिस सेट वो मिलेंगे जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम वहां पे हुए हैं, ताकि आप वो कोर्सेज जब प्रैक्टिस वहां पे करो तो आपको एक आइडिया ये लगेगा कि भाई हम कैसे तैयारी करें, कि हमारा कितना टाइम लग रहा है, टाइम बच भी रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है। जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो चीजें वहां पता होंगी। तो वो सारे क्वेश्चन वहां पे पहले याद करना जो मैंने नोट्स दे रखे हैं, उसके बाद वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहां पे करने हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली प्रैक्टिस सेट में, इसी तरह मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।